बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सारिम शफीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएससी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर किया जाए, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं जो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, और सेकेंडली वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो देखने में बड़ी माइनर लगती हैं लेकिन रिजल्ट में बड़ा एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीपीएससी में टॉपिक्स कौन से प्रिपेयर करने चाहिए, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। इससे पहले आप ना मेरे YouTube चैनल पे एक दफ़ा पीपीएससी फार्मासिस्ट के जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं 2014, 15, 17, 18 ये सब सोल्व्ड एग्जाम्स मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं। आप उसको गो थ्रू ज़रूर करें ताकि आपको एक आइडिया हो कि क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। और बाकी भी मैं जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स है इसको हम चैप्टर वाइज अपलोड करते जाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। आप काइंडली उसको जरूर विजिट करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फायदा उठा सकें। अब सबसे पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप ड्रग लॉस से स्टार्ट करें। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ड्रग लॉस आप 1 to 2 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं और ये इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। कोई भी ऐसा पास्ट पेपर नहीं गुजरा जिसमें ड्रग लॉस रिलेटेड कोई 4-5 क्वेश्चन या इससे ज्यादा ना आए हो पेपर में। तो आप ये अगर अच्छी तरह ड्रग लॉस जो कि आप विद इन 1 to 2 डेज आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और आप इसको इजीली वो क्वेश्चंस अपने सिक्योर कर सकते हैं। पीपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 अटेन करने होते हैं फॉर क्वालिफाइंग फॉर द इंटरव्यू के लिए आपको 40 मार्क्स लेने हैं। अब आप अगर 4, 5, 6 मार्क्स अपने ड्रग लॉ से क्लियर कर सकते हैं, जो कि आप मैक्सिमम 1 to 2 डेज में इसको क्लियर कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको इसको जरूर इसी से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपने ड्रग एक्ट 1976, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन जो लोग इसको करना चाहते हैं वो इंशाल्लाह उनके लिए ये फायदेमंद भी होगी। ड्रग एक्ट 1976 में आप सबसे पहले आप डेफिनेशंस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एडल्ट्रेटेड, स्पूरियस, सबस्टैंडर्ड, मिसब्रांडेड, काउंटरफाइड ड्रग्स का। ये अक्सर विद एग्जांपल इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकेंडली आपको सब सेक्शन जो है वो सीरियल वाइज याद होने चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 5 जो है सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड है, सेक्शन नंबर 7 रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, सेक्शन 9 अपेलेट बोर्ड है, सेक्शन 31 ड्रग कोड है, सेक्शन 27 ऑफेंसेस पेनल्टीज ऑफेंसेस का है। तो ये सब चीजें आपको सीरियल वाइज सेक्शन नंबर्स पता होने चाहिए। उसके बाद आपको पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर पता होने चाहिए। आप इसको जस्ट गो थ्रू करें, आप हार्डली कुछ टाइम में इसको गो थ्रू कर लेंगे क्योंकि आपने ये चीजें सब रीड आउट की हुई हैं, पढ़ी हुई है, और आपने इसको सिर्फ एमसीक्यू स्टाइल में प्रिपेयर करना है कि आपको पता हो कि एमसीक्यू किस तरह बन सकता है। ठीक है, तो आपने इसको जस्ट इन सेक्शंस को गो थ्रू करना है। उसके बाद आपको ड्रग कोड की कंपोजिशन पता होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप ड्रग एक्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद आप आते हैं फार्मेसी एक्ट में। फार्मेसी एक्ट में आपको पता होना चाहिए कि रोल क्या है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल का और प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल का रोल क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए कि फार्मासिस्ट किस सेक्शन के अंडर रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद आप आते हैं ड्रग रूल 2007 में। ये जितने बड़े मेजर एक्ट्स और लॉज हैं, आप रूल्स हैं, इनके आपको डेट्स जरूर पता होने चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए पॉइजन एक्ट 1919 है, एंटी नार्कोटिक फोर्स एक्ट जो है 1997 है। ये सब आपको डेट्स और ईयर्स याद होने चाहिए। अच्छा, पंजाब ड्रग रूल्स में आपको पता होना चाहिए कि इसकी कंपोजिशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की, इनकी क्या ड्यूटीज क्या हैं, इंस्पेक्टर्स की क्या ड्यूटीज हैं, फार्मेसी लाइसेंस के लिए क्या कंडीशंस हैं रिक्वायर्ड होती हैं, और कौन कौन से फॉर्म्स हैं। मतलब अगर ड्रग इंस्पेक्टर कोई सैंपल लेता है उसके लिए कौन सा फॉर्म है, उसके बाद आपने अगर वो सीज करता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म है, फिर उसने अगर आपने फार्मेसी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है उसके लिए कौन सा फॉर्म, इस शेड्यूल 1 आपको मिल जाएगा, इसमें सब फॉर्म्स। तो आपने फॉर्म नंबर जरूर याद करने हैं। इसके बाद आपको फैक्ट्रीज एक्ट एक दफा रिव्यू होना चाहिए, जिसमें आपको लास्ट एग्जाम में फार्मेसी फैक्ट्रीज एक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, जिसमें एडल्ट एज क्या है, एडोलेसेंस क्या है, एक डे को आप कितने आवर्स का कंसीडर करते हैं, वीक कितने आवर्स का होता है। तो ये सब चीजें आपको जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रीड आउट करना है। और फिर आपने ड्रैप एक्ट जो है वो भी एक दफा गो थ्रू करना है। ये हार्डली आप 1 to 2 डेज में आप अपना ड्रग लॉस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप सेकेंडली जाएंगे बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले विटामिन रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। आप हार्डली 5 मिनट की वीडियो में आप मेजर
जो एमसीक्यूज प्रीवियस जो आए हुए हैं और जो आप अपने रिलेटेड एमसीक्यूज जो जनरल बन सकते हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, विटामिन में अक्सर कौन से विटामिन से कौन सी वीकनेस होती है, विटामिन के किस फंक्शन के लिए है, ये सब रिलेटेड एमसीक्यू जरूर बनते हैं। आप एक दफ़ा अपने विटामिन के नोट्स जरूर रिवाइज करें। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जनरल जो है, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल्स कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हार्मोन्स कौन कौन सा हार्मोन क्या रिलीज करता है, ये हार्डली एक ब्रीफली आप इसको 1 डे में रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद थर्डली हम चलते हैं अपने फार्मास्यूटिक्स की तरफ। फार्मास्यूटिक्स में एक्सिपिएंट रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा एक्सिपिएंट किस लिए, मैग्नीशियम स्टीरेट किस लिए है, स्टार्च किस लिए है, लैक्टोज किस लिए है, च्यूएबल टैबलेट्स में कौन सा स्वीटनर यूज होता है। इस तरह के क्वेश्चन एक्सिपिएंट्स रिलेटेड एक्सिपिएंट्स आपको जरूर पता होना चाहिए। 1-2 पेजेस की टेबल होगी जो आपको एंसल से या दूसरी बुक से, आपको फार्मास्यूटिक्स की बुक से मिल जाएंगी, आपके अपने नोट्स होंगे, तो इसको एक दफा जरूर रिवाइज करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। उसके बाद आप फार्मास्यूटिक्स में प्रिपेयर करेंगे फिजिकल फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी में आपको सस्पेंशंस, इमल्शंस और इमल्सिफाइंग एजेंट्स आपको जरूर पता होने चाहिए। लाइक इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन सा हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, तो ये हम सारा इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। फिजिकल फार्मेसी में आपको ट्रिचुरेशन, लेविगेशन, सब्लिमेशन, फ्रीज ड्राइंग, ये सब चीजें आपको इनकी एक लाइन की डेफिनेशन और आपको इसकी 1-2 एग्जाम्पल जरूर पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको फार्मास्यूटिक्स में आपको स्टेरिलाइजेशन का पता होना चाहिए, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैपिंग क्या है, लैमिनेशन क्या है, उसके अलावा मोटलिंग क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको इससे रिलेटेड क्यूसी जो है, यानी कि आपको टैबलेट हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन के ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, ऑपरेटर्स नंबर, और वो आपको सीरियल सारी ये याद होनी चाहिए। ये भी आप हार्डली 3-4 डेज मैक्सिमम आपको इसको लगेंगे, लेकिन आपकी एक फार्मास्यूटिक्स भी रिवाइज हो जाएगी और ये आपको जरूरी टॉपिक्स आपके सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में सबसे पहले आपने एंटीडोट्स, ये एक सिंपल सा एक चार्ट, एक टेबल है, और आप इसको थोड़ा सा इसके एंटीडोट्स और उनके मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट जो एंटीडोट्स हैं उनके आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि कौन सा कैसे एक्ट करता है, ठीक है। एपारिन का अगर वो प्रोटामीन है तो वो कैसे काम करता है, इससे रिलेटेड आपको एंटीडोट्स का जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको सेकेंडली जो बड़े वेल नोन ड्रग इंटरेक्शंस हैं ये आपको जरूर पता होने चाहिए। थर्डली आपको क्लासिफिकेशंस आपने सारी एक दफा गो थ्रू जरूर करनी है, जिसमें एंटीबायोटिक्स, आपकी जितनी कॉमन जो एंटी फंगल एजेंट्स हैं, आपके जितने डायरेटिक्स हैं, और जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, एएनएस, सीएनएस रिलेटेड जो भी ड्रग्स हैं, आपने क्लासिफिकेशन एक दफा जरूर गो थ्रू करनी है। उसके बाद आप फार्माकोलॉजी के लिए आप लिपन कोड समझ लेंगे, ये आपके लिए इनफ है, और आपने एक दफा कोशिश करके इसको जरूर सारा एक दफा गो थ्रू करना है, जिसमें आप एंटीबायोटिक्स से स्टार्ट करें, फिर सीएनएस रिलेटेड और फिर सीवीएस रिलेटेड ड्रग्स जो हैं वो इनको सारा एक दफा गो थ्रू जरूर करें। और इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको पता होना चाहिए यूवी रेंज क्या है, विजिबल रेंज क्या है। अक्सर इनकी रेंज पूछ ली जाती है कि कौन सा रेंज 495 फॉर एग्जांपल नैनोमीटर, ये किसकी रेंज है, यूवी विजिबल रेंज है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये चंद टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। अगर आप ये गो थ्रू कर लें, मैं उम्मीद करता हूं कि आप 40+ इजीली मार्क्स अपने ले लेंगे, और ये आप हार्डली मैक्सिमम 10 to 15 डेज में ये टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। तो ये इजीली प्रिपेयर होने वाले टॉपिक है। उसके बाद आप, और इसके लिए आप अपने नोट्स भी, अपने जो यूनिवर्सिटी नोट्स हैं, अपने कॉलेज नोट्स हैं, वही रिवाइज कर लें, इसको स्टार्ट करें। आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है आप उससे स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपका उससे टेम्परामेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, उनको बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अगर आप गो थ्रू नहीं करेंगे इन टॉपिक्स को, देखने में हो सकता है आपको लगता हो कि मुझे ये टॉपिक्स आते हैं, लेकिन वो उस टाइम आपको ये वैल्यूज वगैरह आपको नहीं आ रही होती माइंड में एग्जैक्ट, क्योंकि मिलती जुलती जो है वो चॉइसेस बहुत ज्यादा होती है। अब लास्ट में बात करूंगा डोंट्स के बारे में, वो कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। समटाइम हम ओवर पैशनेट होते हैं कि हमने ये बस ये आखिरी है और इससे हमने बहुत कर लेना है, तो इसमें हम क्या गलती है कि जो मेजर करते हैं, जो मैं अपनी एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो मैंने की लास्ट एग्जाम में। मैंने पीपीएससी के सारे एग्जाम क्लियर किए, लेकिन एक एग्जाम नहीं क्लियर किया, और उसमें मैंने ये 2 गलतियां की, 2 मेजर गलतियां की। वो क्या गलती थी कि एक, मैंने अपने जो टॉपिक्स जिन पे मेरी कमांड थी, जो मुझे आते थे, जैसे फार्माकोलॉजी, ड्रग लॉज, मुझे लगता था मेरी इनमें बड़ी अच्छी कमांड है और मुझे इनको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने काफी अर्सा
से छोड़ा भी हुआ था और फिर इनको रिवाइज भी नहीं किया, और मुझे लगा कि मुझे जो टॉपिक्स मेरे वीक हैं इस बार मैं उन पे तवज्जो दूं, तो मैंने फार्माकोग्नोसी पकड़ ली। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी जो एनर्जीज, एक्स्ट्रा एनर्जीज जो मैंने उधर देनी थी, उनको उस तरह रिवाइज नहीं किया जरूर रिवाइज, लेकिन उस तरह नहीं किया जो उनको टाइम देना चाहिए था। मैंने एक्स्ट्रा टाइम अपने उस सब्जेक्ट पे दे दिया जो मुझे लगा कि मेरा वीक है और मुझे इस बार बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स जो हैं वो अचीव करने हैं, तो मैंने अपनी सारी एनर्जीज फार्माकोग्नोसी की तरफ लगा ली। तो एट द एंड हुआ क्या कि एग्जाम वाले दिन जो चीजें मुझे आती थी फार्माकोलॉजी रिलेटेड, ड्रग लॉ रिलेटेड, वो मुझे एग्जैक्टली वो मुझे लग रहा था कि ये मेरी नजरों से गुजरी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली वो वैल्यूज माइंड में नहीं थे आ रही। उसकी वजह ये थी कि मैं अपनी सारी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टिल लास्ट नाइट अपने उस सब्जेक्ट के ऊपर लगाता रहा जो कि मेरा ऑलरेडी वीक सब्जेक्ट था, मुझे उसके ऊपर इतना टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए था, बट मैंने किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मेरी चीजें, जो मेरे टॉपिक्स अच्छे थे, मैंने उनको भी लूज किया। एक ये गलती कि आपने पहले कोशिश करनी है कि आप अच्छी तरह अपने जो आपको सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, जो आपकी कमांड है, और जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इनसे रिलेटेड प्रिपरेशन करें। फार्माकोलॉजी, ड्रग लॉज जो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और इनको अच्छी तरह आप गो थ्रू करें। लिपन गॉड सारी एक दफा जरूर गो थ्रू करें, फार्माकोलॉजी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड जो मेजर गलती वो ये है कि आपने नेगेटिव मार्किंग को जरूर माइंड में रखना है। नेगेटिव मार्किंग लगता है कि ये तुक्का लग जाएगा तो चले जबरदस्त है, लेकिन जिसका आपको डाउट है कि आप इसमें आपको 100% श्योर है कि आप बिल्कुल इसमें तुक्का भी नहीं लगना, तो आप बेहतर ये है कि उसको मिस करें। उससे होता क्या है कि अब ये भी मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि मैंने शायद कुछ एक दो क्वेश्चंस, बल्कि ज्यादा ही शायद कुछ के जो मुझे 100% श्योर थे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी एक लगा दिए कि शायद तुक्का लग जाए। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि मेरे पीपीएससी फार्मासिस्ट एग्जाम 2018 में 40 क्वालिफाइंग मार्क्स थे, और आपको पता है कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है उसके लिए इंटरव्यू भी ऐसा कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि जितनी सीट थी उससे कम लोगों ने टेस्ट क्लियर किया था। तो मेरे पीपीएससी लास्ट एग्जाम में 39.50 मार्क्स थे। 39.50 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा मिस कर देता जो मुझे नहीं आता, तो मेरा वो 0.5 जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग ना होती, और मैं ऐसा आगे मूव कर जाता, और इंटरव्यू भी ऐसा क्लियर था जो लास्ट टाइम लोगों ने क्लियर। तो 39.5 पे मेरा रिजल्ट है, मतलब एक नेगेटिव मार्किंग आपको कहां पे कितना पीछे कर देती। तो इसलिए आपने इस चीज का भी जरूर ख्याल रखना है कि आपने नेगेटिव मार्किंग को भी अवॉइड करना है। इस चीज को जेन में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग से भी आप पीछे जा सकते हैं, रिजल्ट पे कितना फर्क पड़ सकता है। तो आपके लिए वो 0.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने मिस नहीं करना। तो ये कुछ चीजें हैं, इनका आपने ख्याल रखें और अपनी तैयारी रखें। बाकी कुरान पाक की एक आयत है, बिलीफ रखें, आप एक हार्डवर्क करें, लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा। इंसान जिस चीज की कोशिश करता है उसे हासिल कर लेता है, लेकिन आप कोशिश के बाद फिर भी अल्लाह पे बिलीव रखें। जो कुरान पाक की एक आयत है कि जिंदगी में बहुत से मामला हैं जो तुम्हें लग रहा होता है कि तुम्हारे लिए बेहतर हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होते, और बहुत से मामला हैं जो तुम्हें लग रहा होता है कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर होते हैं। तुम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है। तो आप जस्ट अपना हार्डवर्क करें और बाकी बिलीफ अल्लाह पे रखें। इंशाल्लाह जो भी रिजल्ट होगा वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। थैंक यू।